हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिल्कुल एक ब्रांड न्यू सीरीज़ फॉर क्लास 12th फिज़िक्स। आज मैं पहला लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ फर्स्ट यूनिट का। तो फर्स्ट यूनिट है बेटा फिजिक्स की हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इस फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले तो हम अपनी यूनिट के नेम को देखते हैं। तो यूनिट का जो नाम है बच्चे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो what is electrostatics. तो electrostatics is basically the branch of physics. Okay, it is the branch of physics. ये physics की ही एक branch है electrostatics which deals with the study of charge at rest. ठीक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मींस जब भी हमारा चार्ज रेस्ट में है तो उसको हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन तो सभी बच्चों को पता लग गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने कहा है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चार्ज पता होना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबको क्लियर हो गया। तो अब आती है बारी चार्ज की कि भैया चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। तो चार्ज की एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चार्ज की अगर डेफिनेशन हम देखें कि चार्ज है क्या, तो चार्ज आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि चार्ज किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या बनती है कि इट इज़ द इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है ये पार्टिकल्स की कि इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स such as electrons and protons, due to which they exert electric force on each other, electric force on each अदर, ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करता हूँ सिंपली चार्ज की डेफिनेशन की, तो चार्ज की डेफिनेशन क्या बनती है कि चार्ज इज बेसिकली द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स। जो सबसे बेसिक पार्टिकल्स हैं हमारे एटम के, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनकी ये प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। तो इस प्रॉपर्टी को ही इन पार्टिकल्स की हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक। अब चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, सबको पता है, पढ़ा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज होता है एक, और एक बेटा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और ये भी सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारा प्रोटॉन होता है इस पे भी सबको पता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है उस पे सबको पता है कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये तो सबको पता है। सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे यही तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो हमें पता लग गया ये है। दूसरा, चार्ज का जो सिंबल है ध्यान रखना है आपने, हम क्या यूज करते हैं, क्यू सिंबल, समझते हो। जैसे 11th क्लास में हम फोर्स का सिंबल यूज करते थे एफ, मास का सिंबल यूज करते थे एम, तो ऐसे ही चार्ज का जो सिंबल हम यूज करेंगे थ्रू आउट 12th क्लास में वो क्यू यूज करेंगे, कई बार कैपिटल क्यू, कई बार स्मॉल क्यू, ठीक है। और जो यूनिट है इसके बाद अगर हम बात करते हैं चार्ज की एसआई यूनिट की, तो बेटा चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो सबको ध्यान रखनी है, इट इज कूलम, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि चार्ज की जो एसआई यूनिट है दैट इज कूलम, और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पे हमें ये तो पता लग गया नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्या लिखते हैं, माइनस ई, और प्रोटॉन के चार्ज को हम लिखते हैं प्लस ई। तो अब यहाँ ई किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ई से, प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस ई से। अब जो ये मैंने यहाँ स्मॉल ई लिखा है, तो बेसिकली ये स्मॉल ई किसे रिप्रेजेंट करता है, तो स्मॉल ई का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है, हेयर स्मॉल ई रिप्रेजेंट द एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है जी, स्मॉल ई किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज, इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वैल्यू है कितनी, ई किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये भी ध्यान रखना है कि ई किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, माइनस ई, ई मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, प्लस ई मतलब प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट साइन अपोजिट है, कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज है। यही रीज़न है दोस्तों कि हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सबको पता है एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। नॉर्मली अगर मैं कोई भी मटेरियल लूँ, उसका अगर मैं एटम लूँ तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, एटम पे नेट चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितना उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, ज़ीरो। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं एक सोडियम का एटम लूँ, अब आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसका मतलब सोडियम के अंदर, एटम के अंदर 11 तो इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। तो इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके अंदर माइनस के 11 ई चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, 11 टाइम्स ऑफ ई माइनस ई, है ना। 11 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होने वाला है, 11 टाइम्स ऑफ माइनस ई, मतलब माइनस के 11 ई। सिमिलरली 11 प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होने वाला है, 11 इंटू प्लस ई। एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज है, तो 11 प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज हुआ, 11 इंटू प्लस ई, दैट मीन्स प्लस के 11 ई। तो अब अगर कोई मेरे से पूछे कि टोटल चार्ज बताओ इस पे कितना है, तो टोटल चार्ज कितना होने वाला है, प्रोटॉन्स पे जितना चार्ज है प्लस के 11 ई, प्लस इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, माइनस के 11 ही। तो कैंसिल, मतलब ज़ीरो। तो इसका मतलब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम कब बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर ली सबसे बेसिक लेवल पे, लेकिन अगर मैं मैक्रो लेवल पे बात करूँ, बड़े लेवल पे बात करूँ, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की बात करूँ, तब हम कैसे बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है या नेगेटिव चार्ज आया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है भैया वो पॉजिटिव चार्ज है, या किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये हम कैसे कहेंगे, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि कब किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कब किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको रब कर देता हूँ मैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम अब यही डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसी चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे पता लगेगा, और किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है वो कैसे पता लगेगा। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए बच्चों सिंपल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, या सिंपली जैसे अभी मैंने आपको एटम की बात बताई, मैंने आपको कहा कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए एटम पे नेट चार्ज जीरो होता है। लेकिन अगर इस एटम में से मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए।
इलेक्ट्रॉन कम होने से इस एटम पे ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है कि हम कब बोलते हैं कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, कि ए बॉडी इज सेड टू हैव पॉजिटिव चार्ज इफ इट लूज द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ध्यान रखने से भी बच्चों ने कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन खो देता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि सोडियम एटम का एग्जांपल लेते हैं, जो भी पढ़ा था कि सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। अब सपोज सोडियम का जो ये एटम है इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूँ तो अब सोडियम के इस एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 11 प्रोटॉन है। तो अब कौन ज़्यादा हुआ, किसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। तो अब इस पे चार्ज आएगा या नहीं आएगा, आएगा चार्ज, करके देख लो। इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस पे कितना चार्ज है, माइनस के 10 ही। 11 प्रोटॉन्स की वजह से कितना चार्ज है, प्लस के 11 ही। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, प्लस के 11 ई माइनस 10 ई, मतलब के प्लस के ई। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, आ गया एक प्रोटॉन के जितना पॉजिटिव चार्ज इस एटम पे। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी एटम में से या किसी भी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है भैया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम का अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो ये कौन से आयन बना देता है, Na प्लस आयन, Na पॉजिटिव आयन बना देता है। तो क्लियर है जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो पॉजिटिव चार्ज सबको समझ में आ गया भाई कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, जो कैसे आता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करेंगे हम नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज क्या है बच्चा पार्टी, इसका अपोजिट, कि पॉजिटिव चार्ज तो आया बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कब बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है, अगर वो क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। तो इट इज द चार्ज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर किसी को बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कि जैसे सपोज ये कोई एटम था, अभी ये न्यूट्रल है, इस पे नेट चार्ज 0 है, लेकिन अगर मैं बाहर से इसको क्या दे दूं, इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, उस वजह से इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए प्रोटॉन से, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस एटम पे। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दूं तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भैया 17 है, तो इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 ही इस पे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब क्लोरीन के एटम में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो उससे क्या होगा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 17 प्रोटॉन रहेंगे। तो नेट चार्ज इस पे अगर हम देखें तो नेगेटिव आ जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस ही। इसीलिए क्लोरीन कौन से आयन बनाता है, Cl नेगेटिव आयन बनाता है। तो आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल है भाई, पॉजिटिव चार्ज आता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज आता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि चार्ज क्या है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हमने जस्ट अभी ये पढ़ा कि चार्ज कैसे आता है, अब उसको, ठीक है ना, कि मेथड क्या है चार्जिंग का बॉडी की, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ठीक है, कि किसी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से पहले हमें दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, दो बातें पता होनी चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी आपको पता होंगी, एक तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर कंडक्टर्स, और एक हमें पता होना चाहिए व्हाट आर इंसुलेटर्स। के कंडक्टर्स किसे बोलते हैं और इंसुलेटर्स किसे बोलते हैं, ध्यान से समझना बेटा। ये वैसे 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो कंडक्टर्स किसे बोलते हैं हम, कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से चार्ज को इजीली फ्लो होने दें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स के। ठीक है, विच अलो द फ्लो ऑफ
चार्ज थ्रू देम, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि जितनी भी हमारी मेटल्स हैं वो सभी क्या हैं, कंडक्टर हैं। मतलब कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनके अंदर चार्ज मूव कर सकता है, या मैं कह सकता हूँ कि कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनके अंदर चार्ज क्या होता है, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, मैं ये भी कह सकता हूँ कि कंडक्टर्स क्या हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन कंडक्टर्स के अंदर ही अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर इसका जस्ट अपोजिट है कि विच डज नॉट अलो द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कि इंसुलेटर्स क्या हैं, जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। जैसे कि प्लास्टिक, रबर, तो ये सभी क्या हैं बच्चे, इंसुलेटर्स हैं। मतलब इनमें चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने एक प्लास्टिक की रोड ले ली है, ठीक है ना, किसकी रोड ली मैंने, प्लास्टिक की, और इस प्लास्टिक की रोड पे अगर मैंने किसी तरह से चार्ज में ले आया और इस पोर्शन में इसके पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहेगा, फ्लो करके यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। मान लीजिए चार्ज यहाँ पॉइंट ए पे है, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे नहीं जा सकता। ठीक है, कि जो इंसुलेटर्स हैं उनमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। अगर इस इंसुलेटर के इस पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इस पोर्शन में नहीं जाने वाला। समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टर्स की, कि जैसे मैंने एक मेटल की रोड ले ली है, किसकी रोड ली है मैंने, ये मेटल की रोड, और इस मेटल की रोड पे अगर मैं इतने पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरी रोड में फ्लो कर सकता है। तो ईजिली क्या होगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस रोड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो फर्क समझ में आया कि कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो कर सकता है, इंसुलेटर्स में चार्ज रेस्ट में ही रहता है, जहां रख दिया वहीं रहेगा। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं अपना जो टॉपिक हमने शुरू किया था, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो बेटा चार्ज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 3 मेथड्स हैं, उनमें से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा बाय रबिंग, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट मेथड है बेटा बाय रबिंग, और जो सेकंड मेथड है चार्जिंग का वो है बाय इंडक्शन, और जो थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे वो होगा बाय कंडक्शन। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ में आया? So there are 3 methods of charging a body. First is by rubbing, second is by induction and third is by conduction. तो first of all हम डिस्कस करेंगे by rubbing, ठीक है, फिर उसके बाद इंडक्शन वाला मेथड, फिर कंडक्शन वाला मेथड पढ़ेंगे। तो बच्चा लोग सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बाय रबिंग, कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को रबिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो रबिंग वाला मेथड क्या बोलता है कि अगर मैं किस 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करता हूँ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को, तो उनसे उन पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। कि अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करूँ जो पहले अनचार्ज थे, कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स थे जिन पे चार्ज नहीं है और फिर रब किया, तो उन पे चार्ज आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूँ, एक ग्लास रोड ले लूँ, और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है कि इस ऑब्जेक्ट को इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से ही रब करेंगे तभी चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर मैं एक ग्लास रोड को रब करता हूँ सिल्क क्लॉथ से, ठीक है ना, किससे रब करता हूँ ग्लास रोड को, सिल्क क्लॉथ से, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि आफ्टर रबिंग के बाद ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और सिल्क क्लॉथ पे जितना ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आया था ना, उतना ही सिल्क क्लॉथ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसे बोलते हैं मेथड ऑफ रबिंग। कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ये एक ग्लास रोड थी, और इस ग्लास रोड को मैंने इस सिल्क के क्लॉथ से क्या किया, ऐसे ऐसे रब किया। तो जब रब किया तो आफ्टर रबिंग ग्लास रोड पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो चार्ज आया ये किस मेथड से आया, बाय रबिंग के, जब इनको ऐसे ऐसे रब किया गया। ग्लास और सिल्क का एग्जाम्पल भी क्यों लेना, सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। अगर आप क्या करो, सिंपल अपनी एक प्लास्टिक की कॉम ले लो, या प्लास्टिक का जैसे मार्कर हो गया, कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल ले लो, या स्केल ले लो, और उसको अपने ड्राई हेयर से, सूखे बालों से ऐसे ऐसे रब करो, जैसे मैं अभी रब कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह से रब करो, और रब करने के बाद उसको देखना उस पर क्या आ जाता है, रबिंग करने से चार्ज प्लास्टिक पे
नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और उसके बाद जब आप इसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आओगे तो आप देखोगे कि ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको ऐसे रब किया तो इस पर क्या आया, चार्ज आया। उसी चार्ज की वजह से इसने कागज़ के छोटे छोटे हल्के हल्के टुकड़ों पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। तो ये मेथड है रबिंग, जिससे चार्ज आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो जब भी ग्लास रोड को सिलक से रब करते हैं आपको याद भी रखना है कि ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सिलक पे नेगेटिव चार्ज आता है। सिमिलरली अगर मैं कोई प्लास्टिक की रोड ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ, प्लास्टिक की रोड, और उसको रब करता हूँ वुलन क्लॉथ से, ठीक है, ऊन का जो कपड़ा होता है ना उससे, वुलन क्लॉथ से अगर इसको रब करता हूँ तो क्या पाया गया कि प्लास्टिक रोड पे फिर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और वुलन क्लॉथ पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये है मेथड ऑफ रबिंग, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से मटेरियल्स हैं। इसी तरह से अगर मैं एबोनाइट रोड लूँ, क्या लूँ, एबोनाइट रोड, एबोनाइट एक मटेरियल होता है। एबोनाइट रोड को अगर मैं रब करूँ फर से या कैट स्किन से, चमड़े से या बिल्ली की खाल से, कैट स्किन से, तो एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग। समझ में आ गया भाई। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उन पे चार्ज ऐसे डेवलप हो जाता है। और ये जो फिनोमिना है जिससे ये चार्ज डेवलप हुआ, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जो फिनोमिना है मेथड ऑफ रबिंग वाली, कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उन पे चार्ज आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये किसकी वजह से आई इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन की वजह से, रबिंग की वजह से, ठीक है ना। तो समझ में आ गया भाई। तो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग का बाय रबिंग। तो अभी मैं आपको इसका कारण समझाऊंगा कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उन पे चार्ज क्यों आ जाता है, तो ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये देखना है ध्यान से सबने। तो अभी मैंने जस्ट आपको यही बताया कि बाय रबिंग चार्ज आ जाता है। तो अब उसका कोज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द कोज बिहाइंड इट, कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उन पे चार्ज क्यों आता है, ठीक है। तो बेटा जब हम रब करते हैं तो जो चार्ज आता है ना उन पे, इट इज़ ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से आता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि जब, जैसे कि अगर मैं ग्लास रोड की बात करूं, कि जब हम ग्लास रोड को रब करते हैं किसके साथ, सिलक के क्लॉथ के साथ, तो रब करने से जो है फ्रिक्शन रब करते हैं तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से जनरेट होगी एनर्जी, हीट एनर्जी, और उस एनर्जी को ग्लास रोड के जो एटम्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उससे ग्लास रोड के एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को लेके फ्री हो जाते हैं और एटम से बाहर आ जाते हैं और वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क में। तो ये अभी ऐसे समझाता हूँ आपको कि जैसे ये कोई एटम है, एटम आपने पढ़ा है सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर आउटर मोस्ट मतलब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। जैसे ये पहला ऑर्बिट हो गया और उसके बाद ये दूसरा ऑर्बिट हो गया। तो जब सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। और हमने ये भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं। मतलब अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दूं तो ये एनर्जी लेके इस एटम से बाहर भी आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी मटेरियल के उसकी आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए कम से कम जो उसे एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को बोलते हैं उसका वर्क फंक्शन। ये ध्यान रखना है आपने कि वर्क फंक्शन क्या होता है, कि किसी एटम से उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी मिनिमम, तो उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। और ये वर्क फंक्शन अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। तो जब हम ग्लास और सिलक को देखते हैं तो ग्लास रोड के अंदर जो एटम्स हैं उनका जो वर्क फंक्शन है उनके इलेक्ट्रॉन्स का वो कम होता है एज कम्पेयर टू सिलक के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है रबिंग से, वो एनर्जी सफिशिएंट होती है ग्लास रोड के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यही होता है कि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और वो जंप कर जाते हैं किसमें, सिलक में, सिलक के अंदर जंप कर जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हमने ग्लास रोड को सिलक से रब किया देन देयर अकर्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क,
और हमने पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे जाते हैं तो वहाँ पे चार्ज आ जाता है। जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, जिस पे से इलेक्ट्रॉन खो गए, उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। जिस पे इलेक्ट्रॉन्स आए उस पर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। तो इस वजह से जो है ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिलक पे नेगेटिव। और जो दूसरा एग्जांपल हमने पढ़ा था एबोनाइट रोड का और फर का, उसमें इससे अपोजिट है। उसमें फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एबोनाइट रोड पे, इस वजह से एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये था हमारा पहला मेथड और इसका कारण भी आपको बता दिया क्यों चार्ज ट्रांसफर होता है। दिस इज बात। तो ये पहला मेथड था, मेथड ऑफ रबिंग। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग विच इज इंडक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सभी। तो सेकेंड मेथड है हमारा बाय इंडक्शन। ठीक है जी, तो इंडक्शन क्या है? तो इंडक्शन जो ये मेथड है बाय इंडक्शन, इस मेथड में हम एक कंडक्टिंग मटेरियल को, इसमें जो हम चार्ज लेके आएंगे वो एक कंडक्टिंग मटेरियल पे लेके आएंगे, किसी एक मेटेलिक कंडक्टर पे हम चार्ज लेके आएंगे बिना उसको टच किए। ठीक है, तो बाय इंडक्शन वाले मेथड में क्या होता है कि अगर हम क्या करें, ये मेथड है क्या वैसे इंडक्शन फिनोमिना है क्या, कि अगर जैसे सपोज मेरे पास एक ये कंडक्टिंग मटेरियल था, ये कंडक्टर था, मतलब मेटल मान लो, मेटल की रोड मान लो। ठीक है, अब हमें पता है कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं इसके पास कोई चार्ज्ड मटेरियल लेके आऊँ, जैसे मैं इसके पास क्या लेके आया, एक एबोनाइट रोड जिस पे चार्ज था। एबोनाइट रोड पे हमें पता है क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो उससे क्या होगा, जैसे ही मैं एबोनाइट रोड इसके नज़दीक लेके आऊँगा तो उससे इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, अभी बताया था कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो सिमिलर चार्ज हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल। तो ये भी ध्यान रखना है, जैसे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो यहाँ यही होगा। तो अगर मैं एबोनाइट रोड लेके आया जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगी? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे इसके अंदर, जितने इसके अंदर हर जगह जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसके एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स है, तो ये न्यूट्रल था। लेकिन ये एबोनाइट रोड जब इसके नज़दीक आ जाएगी तो इस एबोनाइट रोड के इफेक्ट से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे फोर्स लगेगी और इसके जो दो एंड्स हैं ए बी, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री वो सभी रिपेल होके उस तरफ भाग जाएंगे। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके इस एंड पे नेगेटिव चार्ज। और अल्टीमेटली दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या डेफिशिएंसी, तो दूसरे एंड पे कौन सा चार्ज आने वाला है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, कि जैसे हम किसी कंडक्टर के नज़दीक कोई दूसरा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो उससे उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर इसी कंडक्टर के पास, ठीक है, मैं नेगेटिव चार्ज की बजाय ग्लास रोड लेके आता जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या होना था? तब सभी इलेक्ट्रॉन्स ने इधर इकट्ठा हो जाना, तब इस तरफ नेगेटिव चार्ज बनता और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज बनता। तो इसे बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस मेथड से हम किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर पे चार्ज लेके आ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सपोज मेरे पास एक ये कंडक्टर था। सबसे पहले मैंने इस कंडक्टर को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, मैं कुछ नहीं इसके पास लेके आया। तो देखो, मुझे एक ये कंडक्टिंग मटेरियल दिया है और मुझे कहा गया है कि मुझे इस कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज लेके आना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज्ड है, और इसको मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कहाँ रख दिया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। अब इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों रखा? क्योंकि मैं इस पर चार्ज लेके आना चाहता हूँ। अगर मैं इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे नहीं रखूँगा और अगर ये धरती के कॉन्टैक्ट में रहा तो क्या हो जाएगी वहाँ पे? फिर अर्थिंग हो जाएगी। अर्थिंग का क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर पे चार्ज आ जाए और अगर उसको मैं कनेक्ट कर धरती से, मतलब उसकी अर्थिंग कर दूँ, तो ये सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? धरती में चला जाता है, क्योंकि कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करता है। तो कहाँ चला जाता है? धरती में। तो हमारा कंडक्टर धरती के साथ, अर्थ के साथ
अर्थ के साथ टच में नहीं होना चाहिए, इसकी अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो हमने एक ये मटेरियल लिया, कंडक्टिंग मटेरियल, जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, और सपोज मैं इस पे कौन सा चार्ज लेके आना चाहता हूँ, सारे पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाहता हूँ। मैं इस पे पूरे कंडक्टर पे कौन सा चार्ज लेके आना चाहता हूँ, पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाहता हूँ। तो मैं इसके पास एक एबोनाइट रोड लेके आया जिस पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो चार्ज हम इस पे लेके आना चाहते हैं ना, उससे अपोजिट चार्ज इसके नज़दीक लेके आएंगे। तो जब मैं नेगेटिव चार्ज वाली एबोनाइट रोड इसके पास लेके आया, तो उससे इसके इस एंड पे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी ये जो बी एंड है इसकी क्या कर दूंगा, अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होगा, ये सारा जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इकट्ठे हो रखे हैं, सारे कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। कहाँ चले जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे कहाँ, धरती में। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा क्योंकि सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। क्लियर है जी, यहाँ तक सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है जी। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ चले गए, धरती में चले गए। तो यहाँ अब इसके एक ही एंड पे चार्ज रह गया जो हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद अभी जो ये अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज तो चला गया धरती में, तो ये पॉजिटिव क्यों नहीं गया। पॉजिटिव इसलिए नहीं गया क्योंकि इस नेगेटिवनेस को खींच के रखा हुआ है। अब हम जब सारा नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो हम इस अर्थ वायर को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद जस्ट मैंने क्या करना है, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज अभी सिर्फ यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। फिर मैं क्या करूँगा, इस एबोनाइट रोड को भी यहाँ से हटा दूंगा। अब एबोनाइट रोड ने पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा करके रखा हुआ था एक तरफ, जैसे ही एबोनाइट रोड हटेगी ये सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज था पूरे कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमारा कंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज्ड। अब इस कंडक्टर पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ये था बेटा मेथड ऑफ इंडक्शन। समझ में आ गया होगा, आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब इसके बाद हम मेथड डिस्कस करेंगे थर्ड, और थर्ड मेथड था बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, तो ये मेथड क्या बोलता है बेटा कि अगर मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी है और एक अनचार्ज्ड बॉडी है, और मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी चार्ज्ड मेटेलिक बॉडी, अब ये जो मेरे पास चार्ज्ड मेटेलिक बॉडी है, मैं उसको अनचार्ज्ड मेटेलिक बॉडी के साथ कनेक्शन में ले आता हूँ, टच में ले आता हूँ। तो क्या होगा, चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कंडक्शन मेथड क्या बोलता है कि सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है ए, जो अनचार्ज्ड है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इस टाइम पे इस पे कितना चार्ज है, 0, ठीक है। नेट चार्ज इस पे कितना है, 0, अनचार्ज है। कितना चार्ज है इस पे, 0। और एक कंडक्टर मेरे पास सपोज ये है सफियर, एक कंडक्टिंग सफियर, जिस पे कितना चार्ज है, सपोज इस टाइम पे Q। और फिर मैं इन दोनों को आपस में टच में ले आता हूँ। तो जैसे ही इनको आपस में मैं टच करूँगा, कंडक्टर A को और कंडक्टर B को, तो क्या होगा, इस कंडक्टर से जिस पे चार्ज था ट्रांसफ़र होने लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, कंडक्टर A में। मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। और ये चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा इस पे, जब तक कि दोनों कंडक्टर्स का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सपोज मेरे पास पानी के 2 टैंक्स थे, एक पानी का टैंक ये है और एक पानी का टैंक ये है। इस टैंक में तो पूरा पानी भरा हुआ है, देखो, ठीक है। इस टैंक में क्या भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। और इस टैंक में सपोज अभी कुछ भी नहीं है पानी। मैंने तो हम कह सकते हैं कि इस पे इस टाइम पे चार्ज है, इस पे चार्ज 0 है। फिर मैंने क्या किया, पानी को चार्ज मान लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों टैंक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया एक पाइप के साथ, तो क्या होगा बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी कहेंगे कि सर क्या होगा, पानी जो है इस टैंक से लीक होके इस टैंक में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस टैंक का पानी इधर भरना शुरू हो जाएगा, तो इधर से कम होने लग जाएगा। तो कब तक इस टैंकी का पानी इधर जाता रहेगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। एक टाइम ऐसा आएगा जब इस टैंक का पानी इसमें जाना बंद हो जाएगा। वो कब होगा, जब दोनों पे पानी का लेवल क्या हो जाएगा, सेम। समझ रहे हो। तो सेम फिनोमिना यहाँ ऑब्जर्व की जाती है कि जब इनको टच करते हैं तो चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है तब तक ट्रांसफ़र होता रहता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। या सिंपली
क्या होता है कि दोनों को जब हम टच करते हैं तो लास्ट में जो चार्ज दोनों पे बचेगा, इट इज द मीन ऑफ द चार्जेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि ये तो टच कर दिया, तो टच करने के बाद अब इन पे कितना चार्ज बचेगा आफ्टर टच, कि जब शुरू में तो इस पे 0 चार्ज था, इस पे Q चार्ज था, लेकिन जब इनको टच कर दिया तो अब हर एक पे कितना चार्ज बचेगा, दोनों चार्जेस का एवरेज। इस पे 0 चार्ज है, इस पे Q चार्ज है, तो 0 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 ऐसे निकालते हैं एवरेज, तो कितना बना Q/2। तो इसका मतलब इस कंडक्टर पे भी Q/2 चार्ज, इस पे भी Q/2 चार्ज प्लस का। तो ये है मेथड ऑफ कंडक्शन। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगी आपको कंसेप्ट। कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल एक ये कंडक्टर था मेरे पास जिस पे 0 कूलम चार्ज था, एक ये कंडक्टर था जिस पे 10 कूलम चार्ज था। मैंने दोनों को टच कर दिया, तो टच करने से इससे इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। तो टच करने के बाद अब दोनों पे कितना चार्ज बचा, कैसे पता लगेगा, हम दोनों के चार्जेस का क्या निकाल लेंगे, एवरेज 0 + 10/2 मतलब कितना आ जाएगा 5 कूलम। इसका मतलब चार्ज टच करने के बाद इस पे भी 5 कूलम चार्ज आ गया और इसके पास भी 5 कूलम चार्ज आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इस पे प्लस के 2 कूलम चार्ज है, इस पे प्लस के 4 कूलम चार्ज है। दोनों को मैंने आपस में टच कर दिया, तो अब बताओ कितना चार्ज बचेगा टच करने के बाद। तो हमें इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, मतलब 2 + 4/2 दैट मीन्स 6/2 दैट मीन्स 3 कूलम। इसका मतलब आफ्टर टच कंडक्शन के बाद इस पे भी 3 कूलम चार्ज आएगा, इस पे भी 3 कूलम चार्ज, तो इक्वल चार्ज आ जाता है। और ये चार्ज कैसे निकलता है, दोनों के अलग अलग जो चार्जेस थे इंडिविजुअल चार्जेस, उनका हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये था दोस्तों मेथड ऑफ कंडक्शन। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 1 फॉर क्लास 12th फिजिक्स। तो आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिर हमने पढ़ा चार्ज क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कब हम बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आया, कब बोलते हैं नेगेटिव चार्ज आया। और उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े। 3 मेथड हैं, बाय कंडक्शन, ठीक है, बाय इंडक्शन एंड बाय रबिंग। तो ये 3 मेथड हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। ये बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़, सबको समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 2 में हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो 1 डेली आपका एक लेक्चर आता रहेगा, आप मुझे फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।